हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद योगेश के साथ। और हमने पिछली क्लास में फिजिक्स के बेसिक के बारे में हमने जाना था। देखिए, आज फिजिक्स के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आज पहला क्वेश्चन आपका होगा। देखिए, हमारे पास फिजिक्स की नौ यूनिट्स है और जिसमें प्रत्येक चैप्टर में 1-2 पर्सन ही इम्पोर्टेंट है। तो आज अपनी क्लास का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कूलॉम का नियम। ठीक है भाई। देखिए, क्लास 2 और इस क्लास में 12th क्लास, ठीक है, यूपी बोर्ड 2023 के लिए क्लास नंबर 2 है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है कूलॉम्स का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। देखिए, कूलॉम का नियम क्या होता है? यदि दो स्थिर आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाए तो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षित बल या आकर्षित बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि देखिए, हमारे पास 2 प्रकार के आवेश हैं। एक आवेश Q1 और एक आवेश है Q2। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है भाई। एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। देखो, कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियमानुसार, ठीक है, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षित बल या आकर्षित बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार कि स्थिर आवेश के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, यदि मैं आवेश मानता हूं तो आवेशों के बीच लगने वाला बल 2 चीज पर निर्भर करता है कि F प्रोपोर्शनल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2। इन्होंने कौन सा नियम बताया? पहला नियम। उसके बाद उन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी क्या मानी हुई है? r, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि कोई चीज, इधर ध्यान से समझेंगे, यदि कोई चीज 1 के अपॉन लिखी जाती है, भाई कोई चीज 1 के अपॉन लिखी जाती है तब वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। और यदि कोई वस्तु किसी के 1 के अपॉन नहीं लिखी जाती वो होता है अनुक्रमानुपाती। अगर हम दोनों नियमों को मिला दे तो देखिए, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, दोनों नियमों को मिलाने पर क्या होगा कि F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 बटे r² के।
ठीक है भाई। तो यहाँ इससे अणु, देखिए जो अनुक्रमानुपाती है F बराबर क्या मान लेते हैं, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 बटे Q2 R स्क्वायर। देखिए जो K है, K क्या मानना हुआ है यहाँ पर, नियतांक। तो क्या आपकी समझ में आई बात कि देखिए कूलाम के पेपर में अगर कूलाम का नियम आप पर आता है तो कूलाम से जुड़ी सारी जो आने वाले इस यूनिट्स में क्वेश्चन हो गए, जैसे कि गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय पर जो आधारित प्रश्न है सब इसी नियम पर ही आधारित है। तो हमने सीखा कि स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों नियम को मिलाने पर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है नियतांक। चलिए आप अपने जहां पर बैठे हैं रजिस्टर और एक पेन लेकर रखिए और इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक नोट करते हुए चलिए। 50 क्वेश्चन है, 50 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दोनों नियमों को मिलाने पर एक नियम प्राप्त हो जाता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप कहोगे जी सर, देखिए यदि मैं K का मान निर्वात के लिए, किसके लिए भैया, निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए K का मान 9.0 गुना 10 की घात 9 गुना 10 की घात 9 ले लेते हैं, तब F बराबर K, देखिए 9.0 गुना 10 की घात 9, ये किसके बराबर मान लेते हैं अपनी सूलियत के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर यहाँ हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये एप्सिलॉन 0 इसे बोलते हैं भैया एप्सिलॉन 0, क्या बोला जाता है इसे, एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन 0 ये, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कूलाम का नियम। ठीक है भाई, कूलाम का नियम क्या होता है कि इन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम के लिए यदि सबसे पेपर की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है बात कि देखिए हमने पता किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9.0 गुना 10 की घात 9 होता है। तो उसका मात्रक है निकालने का क्या तरीका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू R स्क्वायर, यानी F का मात्रक हो जाता है आपके पास न्यूटन और R का मात्रक हो जाता है आपके पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, और Q1 और Q2 ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं आपके अपोन में, यानी ये हो जाता है कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक भी हमें याद रखना होगा। उसके बाद सबसे जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है वो आता है पेपरों में कि एप्सिलॉन नॉट का मान, आंकिक मान तथा इसका आंकिक मान तथा इसकी विमा, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ऐसा यूपी बोर्ड का कोई पेपर नहीं होता है जिसमें कूलाम का नियम या कूलाम के नियम से बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना पूछे जाते हो और एप्सिलॉन नॉट का मान ना पूछा जाता हो। तो एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजें को याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले ये भैया नोट कर लेंगे, चलो ये नोट कर लेना। उसके बाद
देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2023 के लिए। और देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान, आंकिक मान, ठीक है, और इसकी विमा। एक बात और ध्यान रखिए कि जो एप्सिलॉन नोट होता है इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता क्या बोला जाता है ऐसे, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन आ जाता है कि एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान तथा विमा क्या होता है। देखिए इसे निकालने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि कैसे करना है। तो जैसे कि हमने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान 9.0 गुना 10⁻9 होता है। आपका वो जी सर, इसका मात्रक न्यूटन क्या होता है भाई, इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यदि मैं एप्सिलॉन नोट उधर पचा लेता हूं तो इसे अपॉन 4 पाई के अपॉन में आ जाता है। तो 1/4 पाई 9.0 गुना 10⁻9, ठीक है भाई। तो इसका किसका मान आ जाता है, एप्सिलॉन नोट का मान हमारे पास आ जाता है। तो ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। एप्सिलॉन नोट कितना मान आता है, एप्सिलॉन नोट। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, इधर लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, यहाँ रखते हैं 1/4 पाई यानी 3.14 गुना 9.0 गुना 10⁻9, ठीक है। पाई की वैल्यू आती है 3.14, तो कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यदि देखिए जो ये वैल्यू है 4 की गुना 3.14 9.0 में करेंगे तो अगर हम गुना करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। एप्सिलॉन नोट का मान आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि एप्सिलॉन नोट का मान डायरेक्टली याद रखने से फायदा आपको 2 प्रकार से फायदा होगा। पहले प्रकार से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये अक्सर इसकी वैल्यू पुट रखने के लिए पूछी जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आपकी याद होती है तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छी तरह से कर जाते हो, ठीक है। तो इसका मान हम डायरेक्टली याद रखेंगे। इसका वैल्यू होता है 8 इसकी वैल्यू होती है 8.85। देखिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 गुना 10⁻−12। क्या वैल्यू होती है, 10⁻−12 कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन नोट का इससे भी इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है, एप्सिलॉन नोट की विमा निकालनी। देखिए विमा निकालने के लिए मेरे दोस्तों आपने 11वीं क्लास में बहुत अच्छी तरीके से विमा चैप्टर आता था, आपने सीखा होगा। उस विमा चैप्टर से ही ये चीज़ जुड़ी हुई है। जिस बच्चे पर 11वीं क्लास का विमा निकालनी नहीं आती है तो उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो 11वीं क्लास का चैप्टर पर लीजिएगा उससे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 विमा अक्सर ही आती है। किसी चीज़ का भी अगर आप फॉर्मूला लेते हैं वैद्युत की तीव्रता, बल या कुछ भी अदर, तो उन सब में विमा जरूर पूछी जाती है कि विमा कैसे निकाल जाती है। विमा निकालने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो विमा निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमें एप्सिलॉन नोट की विमा निकालनी है तो भाई हमें एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद उसकी विमा निकाल लेते हैं। तो आप एक समझ में आया भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। पेपरों में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर 9.0 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर देखिए इसको यहाँ पर लेके जाते हैं तो इसे यहाँ ले आते हैं, तो एप्सिलॉन नोट बराबर
1/4 गुना 9.0 गुना 10⁻9 गुलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ उल्टो जाता है मात्रक इसका। तो एप्सिलॉन नॉट पाई की वैल्यू हमें याद रखनी है 3.14, 4 गुना पाई की वैल्यू 3.14 गुना 9.0 गुना 10⁻9 गुलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे कैलकुलेशन करने की आपको इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुना 10⁻12 गुलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। चलिए अब आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकाली जाती है। ठीक है भैया, देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हमने एक चीज आपको बताई अभी कूलाम किसके नियम से, कूलाम के नियम के अनुसार कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। विमा निकालनी है इसकी। तो मैंने क्या बताया कि विमा निकालने के लिए देखिए अगर हमें विमा ज्ञात करनी है तो विमा निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उस सूत्र का फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए भैया, उस सूत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मेरे फॉर्मूला याद है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मैं बड़ी आसान तरीके से इसकी विमा निकाल सकता हूँ। इसी तरह से आपको भी इसको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, ध्यान से अगर आप एक चीज लोग देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाता है और F यहाँ आ जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे अपॉन R स्क्वायर। समझे, एप्सिलॉन नॉट यहाँ, F यहाँ चल जाता है। अगर एक बात और ध्यान से समझेंगे कि 1/4 पाई ये क्या है भैया, कांस्टेंट है, यानी ये क्या है, नियतांक है। समझ में आई बात। जो कांस्टेंट है उस चीज को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब विमा निकाल रहे होते हैं तो छोड़ देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को छोड़ देने पर फॉर्मूला बन जाता है 1/F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो Q1 और Q2 ये होते हैं जी आवेश। क्या भैया, Q1 और Q2 ये हमारे पास क्या है, आवेश है। क्या भैया, आवेश है, चार्ज है। ठीक है, आवेश बराबर आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला सीखा होगा कि आवेश बराबर धारा गुना समय। भाई आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर धारा गुना समय। क्यों बराबर आवेश को प्रेजेंट करते हैं क्यों से, और धारा को आई, धारा की विमा आई और समय की विमा हो जाती है आपकी टी। ठीक है, धारा की विमा होती है बच्चे ए टी आवेश की विमा हो जाती है। लेकिन क्या एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2, F की विमा भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो F की विमा यहाँ निकाल लेते हैं। तो बल, F को क्या बोलते हैं भैया, बल। तो जब बल की विमा होती है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान की विमा होती है m और त्वरण की विमा क्या होती है, LT - 2। क्या होती है भैया, द्रव्यमान की विमा होती है m और त्वरण की विमा होती है MLT - 2। तो बल की विमा जो आ जाती है MLT की पावर -2 आ जाती है। ध्यान से समझेंगे। तो 1/F Q1 की विमा कितनी है, AT, और Q2 की विमा कितनी है, AT बटे F की विमा कितनी आ जाती है, MLT - 2। और R क्या है, दूरी है, और दूरी R क्या है, दूरी है, और दूरी की हमेशा विमा होती है L, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाती है आपकी L स्क्वायर। देखिए जो A है A की पावर 1, A की पावर 1,
तो ए की पावर हो जाती है आपकी 2, एक में एक जोड़ेंगे तो टी की पावर 1, टी की पावर 1, टी की पावर हो जाती है आपकी 2, एम, एल और एल, एल की पावर 1, एल की पावर 2, तो एक में 2 जोड़ेंगे, एल की पावर हो जाती है 3 और टी की पावर हो जाती है हमारे पास -2। एक बात, अब क्या करते हैं, सबको ऊपर लेके जाएंगे, a² टी की पावर 2, m की पावर 1 है, ऊपर होकर देखिए जो विमा में जो राशि नीचे है, जिस राशि की विमा प्लस में है वो ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगी, और यदि माइनस में तो ऊपर से ऊपर जाते हुए प्लस में हो जाएगी। ऐसा ही ऊपर से नीचे की ओर सेम होते हैं। तो m की पावर +1 है, यह आ जाती है -1, l की पावर +3 है तो ऊपर जाकर रहती है l की पावर -3, t की पावर -2 है तो माइनस क्या है तो इसलिए क्या होती है ऊपर जाकर +2 हो जाती है। देखिए जहां ए वाले हैं उन्हें एक जगह लिख लेते हैं, जो टी वाले होते हैं उन्हें एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ए की पावर 2, ए तो है ही नहीं तो ए की पावर 2, टी की पावर 2, टी की पावर 2 यानी 2 और 2 4, एम की पावर -1 और एल की पावर -3, एल की पावर -3 हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है भाई। तो टी की पावर एल की पावर कितनी हो जाती है, ε0 ए की पावर 2, टी की पावर 4, एम की पावर -1, एल की पावर -3 हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये किसकी विमा आ गई, फाइनली ये जो विमा है ये हमें याद रखनी है। अगर बाय चांस आपके याद नहीं होती है तो आपके ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कुलाम ने दिया था, F = 1/4πε0 Q1Q2/r²। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि आपको बीमा पढ़ने में थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो दोस्तों 11वीं क्लास का बीमा चैप्टर है, आप उसको अच्छी तरह से पढ़कर आ जाना, ठीक है। तो आपकी बीमा से जितने भी डाउट है आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, यदि आप 11वीं क्लास की बीमा चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर आते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि कल हमने फिजिक्स बेसिक के लिए पढ़ाया था और आज हमने अपनी जो सीट है, ठीक है, इस सीट में देखिए, इस सीट में आपके 9 यूनिट्स है, कितनी भाई आपकी इसमें 9 यूनिट्स है और 9 यूनिट्स में से 50 क्वेश्चन आपके पास है, प्लस इसमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम आपके अच्छी तरह से करवाएंगे, लेकिन उससे पहले वे सारे पर्सन हो गए जो पेपर में आने ही वाले होते हैं, ठीक है, जिन्हें पूछने की प्रायिकता 100% होती है। देखिए आज 50 क्वेश्चन 50 दिन, ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगभग 23 मार्च को आपको यूपी बोर्ड 2023 के पेपर स्टार्ट है, ठीक है। तो आज हम इस शीट का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कराएं, तो आपका जो छोटा भाई होगा, दोस्त होगा, क्लासमेट होगा या रिश्तेदार होगा जिससे अब तक फिजिक्स के बारे में पढ़ाई भी कुछ नहीं है, या फिर पढ़ाता है लेकिन पेपर के लिए तैयार नहीं हुआ है, तो 50 क्वेश्चन और 50 दिन का एक टारगेट रखा है दोस्तों। यकीन करना आपको पढ़ने के बाद एक पर्सन पेपर में आप करके आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सक्सेस विद योगेश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।